नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न शहरों के अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि में उनका शहर कैसा है। इस बार का शहर कोटा है और कोटा और उसके आसपास के बारे में हमसे बात कर रहे हैं मदन मीणा। मदन जी खुद पेंटर और लेखक हैं। राजस्थान, गुजरात की आदिवासी, घुमंतू, विमुक्त जातियों जनजातियों की कलाओं और ओरल ट्रेडिशंस पर उनका बहुत अच्छा काम है। फिलहाल वे आदिवासी एकेडमी गुजरात के ऑनरेरी डायरेक्टर हैं। हमने उनसे पूछा कि कोटा उनके देखने में कैसा है, वह उन्हें कैसे याद आता है, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोई भी बात स्मृति जब बन जाती है जब वो पास्ट टेंस का हिस्सा हो जाए। तो आज अगर दिल्ली में बैठ के आप मुझसे बात करेंगे, मेरे शहर की बात करेंगे, तो मुझे कोटा ही याद आएगा। और कोटा इसलिए भी याद आएगा क्योंकि मेरा जन्म तो गांव में हुआ, लेकिन जैसा कि सभी जगह होता है, मेरे फादर जॉब में रहे तो बच्चों को शहर में पढ़ाने की जो उस समय सभी माँ बाप की इच्छा होती थी, तो मैं भी 4 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ उस शहर में, कोटा शहर में आ गया जहाँ मेरे फादर जॉब करते थे। ये किस सन की बात होगी सर? ये है करीब 1977-78 के आसपास की बात है। मेरा जन्म तो गांव है छोटा सा सवाई माधोपुर ज़िले में, नारायणपुर। तो नारायणपुर में ही मेरा जन्म हुआ था। 3 साढ़े 3 साल की जब उम्र हुई, उसके बाद जो है मेरे फादर रेलवे में, उनको सरकारी नौकरी लगी उनकी, और फिर परिवार को वो जो है कोटा ले आए क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था। उस समय तक मैं था, मेरी एक छोटी बहन भी थी, 2 लोग थे जिनको स्कूल में भर्ती कराना था। मैं सबसे बड़ा था उसमें। मेरे फादर घर में से पहली बार ही निकल के सरकारी नौकरी में आए थे। उससे पहले के लोग सभी खेती करते थे। तो उनकी ये सारे एम्बिशंस थे कि बच्चों को अच्छे से स्कूल में डालना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उनको अच्छी सुविधाएं देनी है। अगर मैं याद करूं कोटा, तो कोटा का जो स्टेशन एरिया है वो मेरे जहन में रहेगा। उसके बाज़ार हैं, उसकी कॉलोनी जहाँ हम लोग रहते थे पुरानी जगह में, और मेरा स्कूल पुराना, वही स्मृतियों में आज भी है। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्मृति उस समय की ये है कि मैं वहाँ आने के बाद में एक बार मुझे लेने कोई नहीं आया, तो मैं खुद से घर जाने के रास्ता ढूंढने के चक्कर में खो गया था। वो बहुत बहुत डर लगा था उस दिन। मेरी उम्र यही 4 साढ़े 4 साल की रही होगी, और मैं रास्ता भटक गया था कि घर कहाँ है। होता ये था कि मेरी मदर लेने आती थी या मेरे फादर लेने आते थे मुझे स्कूल के बाद में, लेकिन वो मैं भूल गया था। तो फिर समझदारी ये की कि मैं वापस स्कूल के रास्ते वापस स्कूल आ गया था। तो उस वजह से मेरे माँ बाप मुझे ढूंढ सके और फिर मैं अपने घर गया। तो वो जो रास्ता था घर से और स्कूल का जो रास्ता था, वही उन दिनों की स्मृतियों में है, मतलब शुरुआती स्मृतियों के अंदर। और उस समय के कुछ दोस्त थे। उस समय हम देखते थे कि शहर में हाथी आता था, और हाथी पे हम लोग चवन्नी के अंदर जो है उसकी, उस पर सवारी कर पाते थे। 10 पैसे में शायद हम पानी पताशे खा पाते थे। ये कुछ यादें हैं उस जगह की, उस कस्बे की, मतलब उस कॉलोनी की भी यादें हैं जहाँ हम लोग रहते थे। उसके बाद शायद मैं पहली उस क्लास से पहले एक प्रेप क्लास हुआ करती थी। तो मेरे फादर को रेलवे क्वार्टर मिला, तो हम लोग रेलवे क्वार्टर जो है वो भी स्टेशन एरिया में है, लेकिन पुरानी वाली जगह से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। तो वहाँ शिफ्ट होने के बाद पूरा जो लैंडस्केप है वो बदल गया, क्योंकि उससे पहले जो था वो हम एक प्राइवेट कॉलोनी में रह रहे थे। वहाँ वो पुराना, उसको दालमल जी का हत्ता कहते हैं। तो वो कंजेस्टेड एरिया था, उसमें खेलने के लिए कोई बहुत ग्राउंड नहीं था, हम लोग रोड पे ही खेलते थे। इस प्रकार की चीज़ें थी वहाँ पर। लेकिन जब हम जैसे ही रेलवे कॉलोनी में गए, तो पूरा परिदृश्य जो है वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि वहाँ पर क्वार्टर थे, क्वार्टर्स में कोर्टयार्ड था, आगे बहुत बड़ा गार्डन था। और लकीली हमारा जो घर था वो बिल्कुल रेलवे ग्राउंड के पास में था, जहाँ पर बड़े लोग क्रिकेट खेला करते थे, हम पतंग उड़ाया करते थे। तो पूरा लैंडस्केप जो है उसमें एकदम से शिफ्ट हुआ। और जो स्कूल था, वो स्कूल भी इस प्रकार का था। मेरा स्कूल भी बदला। 2 साल मैं स्टेशन एरिया में एक स्कूल था उसमें पढ़ा, फिर बाद में एक सोफिया स्कूल जो रेलवे कॉलोनी में ही से ही जुड़ा हुआ था, वहाँ पर पढ़ा मैं।
और वो भी कोएजुकेशन कोएड स्कूल था, और उसमें भी बड़े बड़े ग्राउंड्स थे और बड़ा कैंपस था स्कूल का। तो मुझे लगता है ये लैंडस्केप जो शिफ्ट हुआ वो मेरा मतलब उस समय की यादों में सबसे स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर खेलने के लिए बहुत जगह थी, क्योंकि हम बिल्कुल उस कोने वाले घर में रहते थे जिसके साथ ये बहुत बड़ा ग्राउंड जो है वो जुड़ा हुआ था। तो बहुत सारी आज़ादी खेलने की वहाँ पर मिली, और जो स्कूल था उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। मतलब उसमें मार्च पास्ट से लेकर उसमें एथलेटिक्स हुआ करता था, जिम्नास्टिक्स उसके अंदर हुआ करते थे उस ज़माने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर वो स्कूल का उस समय की यादों में अगर कहूँ तो मेरा स्कूल ही सबसे स्ट्रॉन्ग यादों में है उस समय का। और मेरे उस समय के दोस्त जो हैं, जो रेलवे कॉलोनी में रहते थे या स्टेशन एरिया में रहते थे, वो लोग, और उस समय की जो भी गतिविधियाँ थी वो सब है। लेकिन यहाँ तक जो है मेरा शहर सिर्फ रेलवे स्टेशन तक था। इससे आगे जो कोटा शहर है, जो कि बहुत बड़ा शहर है, आज उसकी आबादी 15-16 लाख है, लेकिन जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय मुश्किल से 3-4 लाख की आबादी थी इस शहर की। और शहर भी छोटा था, लेकिन उसके बाद शहर जो है बहुत विस्तार पा गया, बहुत तेज़ी से विस्तार पाया। क्योंकि बाद में ये मैं उस समय की ज़माने की बात कर रहा हूँ जब कोटा को इंडस्ट्रियल टाउन माना गया था और उसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ थी। लेकिन बाद में एक समय आया जब इंडस्ट्रीज़ बंद होना हुई और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने लगे, और आज 7 से 8 लाख तो बच्चे ही आ जाते हैं इस कोटा के अंदर पढ़ने के लिए। मतलब एक शहर की जितनी पॉपुलेशन होती है उतनी पॉपुलेशन के तो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। अभी अभी वो कोटा और ये कोटा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी वो कोटा नहीं रहा जो कोटा हमने देखा अपने स्कूल टाइम में। हमने जो कोटा देखा उसके बहुत सारे बदलाव हैं जिनके बारे में मैं और चर्चा करूँ आपको। तो ये शुरुआती मतलब मिडिल स्कूल तक कहें, 8वीं तक कहें, तो मेरा कोटा सिर्फ मेरा स्टेशन क्षेत्र तक का कोटा था, और उसी की स्मृतियाँ मेरे दिमाग में हैं। पहली बार जब कोटा मैंने अपने क्षेत्र से बाहर देखा तो साल में तो एक बार मौका मिलता था हमें, जब हम दशहरा, कोटा का दशहरा बहुत मशहूर है, और अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाते थे, रावण को देखने जाते थे। तो उस समय ज़रूर हमें स्टेशन से बाहर निकलने का, स्टेशन एरिया से बाहर निकलने का मौका लगता था, और हम देखते थे कोटा में और भी बहुत बड़ा कोटा है और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। उसके अलावा हमारा कोटा में और कहीं जाना कभी और किसी काम से या नहीं होता था, क्योंकि हमारा जनरली ये था कि परिवार गांव से आया था, तो या तो ये था कि छुट्टी जैसे होती थी हम लोग अपने वापस गांव जाते थे, या सैटरडे संडे मेरे फादर गांव जाते थे तो उनके साथ हम अपने गांव जाते थे। तो शहर के और हिस्सों में ना जाके हम लोग स्टेशन से ट्रेन पकड़ के, और मेरा गांव वहाँ से करीब 250-300 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम अपने गांव ही अमूमन ट्रेन से जाया करते थे। तो उस तरह से वो समय बीतता था। 8वीं के बाद फिर स्कूल बदला। मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी और हमें रेलवे क्वार्टर भी छोड़ना पड़ा। तो फिर वापस से हमने अपना घर बना के एक प्राइवेट कॉलोनी में वापस आए। तो इस समय ये शिफ्ट ऐसा है 8th क्लास के बाद में कि हम रेलवे कॉलोनी छूट गई, वो लैंडस्केप छूट गया वापस से, और फिर वापस से जो जो मैं पहले बता रहा था शुरुआत में, वैसे ही प्राइवेट कॉलोनी में अपना खुद का घर बना के हम लोग रहने लगे। और मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत दूरी पर था, यानी कि एक कोने पे घर था और दूसरे कोने पे स्कूल था। तो ये वो समय था जब पूरा कोटा क्रॉस करके और अपने स्कूल जाते थे, तो कोटा का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है इसमें दिखता था, जिसमें मुझे चंबल नदी भी पार करके जाना होता था लगभग रोज़। डेली। ये रोज़ का था। शुरू में बस में जाने लगे, बाद में मेरे पास में मोबाइल थी, उससे फिर मोटरसाइकिल थी बाद में। इस सब से जो है 12वीं तक की जो यात्रा है कोटा की, वो अमूमन ये कह सकते हैं कि मुझे कोटा का पहली बार शहर का जो एक्सपोजर है। फिर जो दोस्त लोग थे वो भी कोटा के अलग अलग हिस्सों से थे, तो उनसे संपर्क होना, उनके बर्थडे पार्टी में जाना, और फिर उस समय हम भी खुद पढ़ने के लिए कोचिंग जाते थे, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कभी कभी जाना। तो कोटा का एक बड़ा विस्तार जो है देखने को पहली बार जो है मुझे क्लास 8 के बाद ही मिला। उसके बाद मेरी जो है कॉलेज लाइफ थी। कॉलेज स्थानीय कोटा में ही था, और कॉलेज की यात्रा शुरू हुई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ तक मैंने कोटा से पढ़ाई की। और फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ तो जयपुर में हुआ। जयपुर उससे पहले जाना होता था कॉलेज टाइम से ही, क्योंकि हम लोग कभी राजस्थान लिथकला अकेडमी की प्रदर्शनियों में भाग लेते थे। अपनी पेंटिंग्स जो हैं उनको हम लोग कंपटीशन की एंट्रीज़ में जमा करते थे, और कई प्रदर्शनियाँ भी होती थी जब खुद पेंटिंग लेके जाके जमा करानी होती थी और पेंटिंग वापस आना पड़ता था। ये एमए तक होता था। वहाँ कला मेला भी होता था, जिसमें हफ्ते भर वहाँ रह के हम लोग कला मेले में भाग लेते थे।
लेकिन पीएचडी का ऐसा समय था जब मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ बहुत थी, कोटा ही रहना था, कोटा छोड़ नहीं सकता था। लेकिन महीने में एक बार तो जाना होता था क्योंकि मुझे फ़ेलोशिप मिली थी यूजीसी की, और उस फ़ेलोशिप के लिए आपको बिल सबमिट करने होते थे, गाइड से साइन कराना पड़ता था। तब तब जयपुर देखा, तो जयपुर ने जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया तो बेसिकली उसका जो हेरिटेज और उसकी आर्किटेक्चरल जो लेआउट है शहर का, वो अद्भुत है। मतलब वो कोटा में नहीं था। क्योंकि कोटा का अगर आप हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो कोटा कई लेयर्स में डेवलप हुआ है। तो उस तरह की व्यवस्थित शहर नहीं है जैसा जयपुर व्यवस्थित शहर है, क्योंकि जयपुर को तो बसा ही पूरे एक व्यवस्थित शहर की पहली रचना है जयपुर। और बाकी शहर अगर हम देखेंगे, कोटा, फिर पास में छोटा कस्बा है बूंदी है, तो इन शहरों को देखेंगे तो ये थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी कि 1000 साल का इतिहास है उनका, कि उनकी जो हेरिटेज जो डेवलप हुआ है वो उस हज़ारों सालों के दरमियान हुआ है। जयपुर में एक समय में एक साथ व्यवस्थित तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसलिए हम उसके चौड़े रास्ते और ये सब चीज़ें हम वहाँ देख पाते हैं। तो जयपुर बहुत व्यवस्थित दिखा, और जयपुर में बहुत व्यापकता थी चीज़ों की, एक्टिविटीज़ की भी बहुत व्यापकता थी, वो सब था। लेकिन अपने शहर की बात अपनी ही होती है, और वो शहर की, अपने शहर की जो बात है वो मुझे तब ज़्यादा रिकॉल करने लगी जब शादी के बाद, मतलब पिछले 10 सालों में मेरा दिल्ली में ज़्यादा रहना हुआ। दिल्ली मुझे नहीं बिल्कुल पसंद आई, जैसे मैं कहता हूँ जयपुर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऑफ उसका हेरिटेज, बिकॉज उसका कल्चर, गतिविधियाँ, वहाँ के लोग, संस्कृति और अपनापन, क्योंकि वो शहर की ये सब अपनी ही भाषाएं हैं, अपने ही लोग हैं। और मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उसका तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है उस शहर के साथ जुड़ा हुआ। तो उन कई मायनों के अंदर जयपुर मुझे अच्छा लगा। कोटा दिल के करीब है, लेकिन दिल्ली से कभी जुड़ नहीं पाया। और दिल्ली में आने के बाद ऐसा हुआ कि मैं अपने फ्लैट से ही बाहर नहीं निकलता। मतलब ये स्थिति दिल्ली की हुई, क्योंकि दिल्ली में शायद हो सकता है और बड़ा हेरिटेज हो, सब कुछ हो, लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई रिश्ता जो है उस शहर के साथ कभी भी आज तक मेरा कोई रिश्ता दिल्ली के साथ नहीं बन पाया। मेरे दोस्त थे वो पहले चरण में कोटा में ही छूट गए, क्योंकि जिनके साथ अगर मैंने समय बिताया हो, अगर मेरे दोस्तों की याद करें तो वो कोटा में ही रह गए। कुछ जयपुर तक भी थे, जो जयपुर में जब मैं अपना पीएचडी का समय था तो मेरे साथी जो लोग ऐसे ही विषयों पे साथ में पीएचडी कर रहे थे, या कलाकार लोग जो वहाँ आर्ट प्रैक्टिस करते थे, उनसे थोड़ी दोस्ती वहाँ तक रही। लेकिन दिल्ली में आके कोई दोस्ती एज सच मेरी या नहीं हुई। मतलब मैं कहूँ कि 10 साल में मैंने जो खोया तो मेरे दोस्त खोए, जो मेरे दोस्त थे। मतलब कोटा में था तो ये था कि आए दिन उनके साथ उठना बैठना था, यहाँ आके वो दोस्त जो हैं वो खो गए। तो दिल्ली में आया जब, कोटा बहुत याद भी आने लगा और आता भी है, और उसकी वजह से एक पूरी सीरीज़ मेरी जो पेंटिंग की है, जब मैं काम करता रहा तो पूरी एक पेंटिंग सीरीज़ इवॉल्व हुई। ये तभी होता है जब आप किसी विषय पे बहुत गहराई से काम करते हैं, या बहुत गहराई से किसी शहर को सोचने लगते हैं, तभी तभी उसका वो चीज़ जो है आपके आर्ट प्रैक्टिस का हिस्सा भी बनती है। इस तरह के काम मैंने पहले नहीं किए थे। मतलब उससे पहले मैं मैपिंग कल्चर से एक सीरीज़ कर रहा था, जिसमें मैं जो भी अपना रिसर्च कल्चर को लेके है, वो चाहे वो ओरल ट्रेडिशंस को लेकर हो, चाहे वो क्राफ्ट के ट्रेडिशंस को लेकर हो, है ना, या और प्रकार की चीज़ों को लेकर हो, हिस्ट्री को लेकर हो, उन रिसर्चेस को मैं अपने कामों में मैपिंग कल्चर्स के माध्यम से दर्शाता रहा हूँ। उन लोगों की कहानियाँ मैं बोलता रहा हूँ। ये दर्शात्मक कहानियाँ हैं उन लोगों की, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, ये जो विषय जो मेरे प्रिय होते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय कोटा तो हमेशा याद आता ही रहा दिल्ली आके। तो फिर मैंने उन सभी जगहों को, उन सभी एपिसोड्स को, उस समय की चीज़ों को मैपिंग करते हुए एक पूरा एक सीरीज़, मैपिंग मेमोरीज़। और तब उस काम को करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे शहर जो है वो सिर्फ मेमोरीज़ रह जाता है। मतलब वो शहर में आपका फ़िज़िकल प्रेजेंस ख़त्म हो जाती है। आप उस शहर से जब बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो आप उस शहर को उस शहर का होकर नहीं, एक दूसरे शहर का होकर जब आप देखने लगते हो। जैसे मैं दिल्ली में बैठ के आज कोटा को कैसे देखता हूँ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी इस पेंटिंग सीरीज़ के अंदर इवॉल्व हुई। तो आज ये है कि मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है, कोटा, कई माध्यम से, क्योंकि मैं वहाँ कोटा हेरिटेज सोसाइटी का भी हिस्सा हूँ, और
वो ऑर्गेनाइजेशन जो है कोटा के लिए, कोटा के में कल्चर अवेयरनेस के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। मैं उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा होता हूँ। कई एक्टिविटीज़ का मैं खुद क्यूरेटर होता हूँ, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए जाना होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं अपने शहर में बिना किसी काम के या इस तरीके से मैं टहल सकूं। वो शायद वो जो बात है वो हमेशा के लिए ख़त्म सी हो गई है। मतलब अभी मैं जाता हूँ शहर में क्योंकि मेरी मदर वहाँ रहती हैं, मेरा पैटर्नल घर है वहाँ पर, उसकी देखभाल करनी होती है। उन चीज़ों के लिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी कोटा और बूंदी के आसपास चलते हैं। उन वजह से जाना ज़रूर होता है बाद में वहाँ पर, लेकिन बहुत कुछ समय के लिए, बहुत उस तरह से नहीं जिस तरह से पहले कोटा में मैं रहता था, समय बिताता था, कोटा को उस तरह से देखता था। वो जो चीज़ है वो ख़त्म सी है। सर, आपने ये भी कहा कि शहर ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब जो कि होता ही है। तो शहर बदला या शहर के लोग बदले या शहर का जो एसेंस था वो बचा रहा? क्या सब कुछ बदल गया, एसेंस भी बदल गया? मैं कहूँ कि लोग बदले, लोगों को बदलने का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ पहले था वही लोग मुझे आज भी मिलते हैं। उन लोगों की, वो लोग तो वैसे, क्योंकि जनरली वो लोग राइटर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, उनमें ऐसा कोई ख़ास बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन शहर में जो बदलाव हुआ, शहर की संस्कृति में जो बदलाव हुआ, शहर के आर्किटेक्चर में जो बदलाव हुआ, शहर की पहचान में जो वो बहुत व्यापक है। मतलब मैं बुरा लगता है कहना कि कोटा शहर जो है सुसाइड शहर हो गया है। पिछले 10 दिन से मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ आ रही है आए दिन सुसाइड के केस जो हैं कोटा के आ रहे हैं। और ये सब सुसाइड किन की हैं? कि कोचिंग वाले बच्चों के सुसाइड केसेस हैं। कैसे उस शहर को आप इस तरीके से देख सकते हो कि जहाँ लोग अपने एम्बिशंस के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर एम्बिशंस की जगह वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोटा के अंदर व्यापक पैमाने पर इतना कंस्ट्रक्शन हुआ है पिछले सालों के अंदर, इतना कंस्ट्रक्शन हुआ है कि आपको उसका हेरिटेज तो देख ही नहीं सकते हो। हेरिटेज तो बिल्कुल गौंड हो गया है। जब आप इस तरह का देखते हो, मतलब कंक्रीट जंगल देखते हो, तो उसका जो हेरिटेज, जो कि उसका 2% रह गया होगा अब तो पूरे कोटा जगह। अगर आप उसका हेरिटेज का मैपिंग करो तो 2% पार्ट हेरिटेज रहा होगा, बाकी 98% जो है नया सारा कंक्रीट जंगल है, जो कि कोचिंग संस्थाओं की वजह से खड़ा हुआ है पूरा का पूरा। और दूसरा बहुत बड़ा बदलाव जिसके हम लोग बहुत खिलाफ थे और जो अभी हुआ, और वो हेरिटेज के नाम पे हुआ, और वो बदलाव ये है चंबल रिवर फ्रंट। यानी कि शहर की मौलिकता खो दी गई और दूसरे शहरों के प्रोटोटाइप, हेरिटेज के प्रोटोटाइप, दूसरी जगहों के प्रोटोटाइप, मतलब उस शहर को अजूबों का शहर बना दिया है। मतलब आप वहाँ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड से देख के कहाँ की हवेलियाँ, कहाँ के टावर, कहाँ की मूर्तियाँ, सब आप कोटा शहर के अंदर देख सकते हो। तो जो एक हेरिटेज का जो 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 पहचान थी शहर की, अपनी जो पहचान थी, उसका जो एक अपना कैरेक्टर था, अपने वो जो है वो पूरी तब्दील हो गई है। मतलब जिसको कहते हैं ना पहचान मिटा देना, और वो पहचान कैसे मिटा देना? दूसरी चीज़ उसके ऊपर थोप देना, यानी कि उसको दूसरा नकली जामा पहना देना। अभी अगर शहर को आप कहें तो जो यूआईटी, जो कोटा यूआईटी जो काम कर रहा है, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वहाँ के एक नेता का, जिसमें 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उसके ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यकरण को लेकर। बट ये सौंदर्यकरण के अंदर जो एक भाषा है, आर्किटेक्चरल लैंग्वेज है कोटा की, जो हेरिटेज की लैंग्वेज है, उसको कोई समझने वाला नहीं है। कोई उसको, वो सोचते कि इसी का एक्सटेंशन हम आगे करें, उसको कोई करने वाला नहीं है। तो उसको यही किया उन्होंने, जहाँ जहाँ जो बड़ी बड़ी इमारतें, पॉपुलर इमारतें हैं, उनकी कॉपियाँ खड़ी की हैं चंबल रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर। नदी को सकड़ा कर दिया गया और ये उस जगह बनाया गया जहाँ पर बिल्कुल शहर के बैराज है, और शहर के बैराज के जब गेट खुलते हैं तो पानी इतनी फ़्लो से होता है कि ये पूरे इलाका जो है पूरा फ्लडेड होगा। यानी कि वहाँ लगे हुए पत्थर, टाइलें, छतरियाँ, वो सब उखड़ेंगी कभी जब कैलामिटी होगी, बाढ़ आएगी तो जब आप अपने शहर के हेरिटेज को समझ के, क्योंकि शहर के हेरिटेज के प्रति मेरी संवेदना जब हुई, जब कोटा हेरिटेज सोसाइटी के साथ काम करना शुरू किया, और हम लोग कई सारे हेरिटेज प्रोटेक्शन के काम, अवेयरनेस के काम, कंजर्वेशन के काम, ये सब करते रहे उसके दौरान। और जब देखा कि शहर इस तरह से तब्दील हो रहा है, और हमने उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट किए, यूआईटी को बात की, लिखा, नारेबाजी भी की, अखबारबाजी भी की। लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब आज की जो पॉलिटिक्स है या आज का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बिल्कुल अंधा है। ये एहसास जो है कोटा के अंदर अब होता है कि
शहर का बदलना जो है अब वो बहुत दुखदाई है। मतलब अब वो चीज़ जो शहर का कैरेक्टर था जिसको हम अप्रिशिएट करते थे वो कैरेक्टर नहीं रहा। चंबल कोटा बैराज लगभग 40 साल पुराना आपने देखा होगा। 40 साल पुरानी चंबल कैसी है आपकी स्मृति में? चंबल की मैं बात कर रहा हूँ जब मतलब उस चंबल के साथ गहरा संबंध रहा, क्योंकि उस चंबल को हम 2-3-40 साल से बात आप कर रहे हैं। 40 साल पहले की बात है जब दशहरा मेला जाते थे तो चंबल के दर्शन होते थे, क्योंकि वो एक दूसरे हिस्से में मेरे घर से अपोजिट दूसरे हिस्से में चंबल रही है। तो वो जो चंबल थी उसमें उस समय, और हम तो उससे पहले के इतिहास में भी मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि हमने चंबल के वो फ़ोटो देखे हैं जब बैराज नहीं था वहाँ पर, जहाँ वहाँ पर किसी प्रकार के डैम नहीं थे। मतलब ये बातें हैं 100 साल पहले के पुराने फ़ोटोग्राफ, जिसकी हमने एक एग्जीबिशन कोटा में क्यूरेट करी थी, और लेट हिज हाइनेस बजाज सिंह जी के फ़ोटोग्राफ्स, उनके एल्बम के फ़ोटोग्राफ्स थे। किसी अंग्रेज़ अधिकारी ने उस समय कोटा को फ़ोटोग्राफ़ किया था। तो उस समय बिल्कुल निर्मल बहती हुई चंबल आपको दिखाई देती है, कोई बीच में कोई अवरोध नहीं है। उस समय आपको चंबल पे नावें दिखाई देती हैं। उस समय आपको एक ही पुल था जो कनेक्ट करता था, वो भी ड्रमों का पुल था। फिर बाद में वो ड्रमों का पुल था, वो कंक्रीट पुलिया में कन्वर्ट हुआ, वो भी छोटी सी पुलिया थी। लेकिन बाद के दौर में जब मैं कह रहा हूँ कि जिस स्कूल में मैं जाने लगा 8वीं के बाद, तो उसके ऊपर बहुत ऊंचा ब्रिज, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्रिज जो है चंबल के ऊपर बना। और उसके बाद से फिर उसके ऊपर बैराज तो बन ही गया था। वो तो 60 के दशक में चंबल बैराज वहाँ पर बन गया था। तो चंबल का रूप जो है वो बदल गया। अगर पुरानी चंबल को, क्योंकि हमें थोड़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में मालूम है, तो उसमें बहुत सारे महल जो हैं जो चंबल किनारे थे वो सब डूब गए, क्योंकि जो अपर स्ट्रीम है, अपर स्ट्रीम में पानी जो है आप मान के चलेंगे 200-300 फीट ऊंचा ऊपर पानी है। तो उस लेवल के जितने भी पुराने महल वहल थे, जो कि काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट हेरिटेज पार्ट था, झाला हवेली और अर्जुन महल वगैरह, जो उसके अंदर जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा चंबल का जो है उसमें डूब गया है। नीचे का हिस्सा जो है वो चंबल का बहुत गंदा दिखता है, क्योंकि उसमें पानी पूरे टाइम फ़्लो नहीं होता है, और शहर का सारा सीवेज पानी जो है उसके अंदर चंबल के अंदर आता है, पूरा सड़ान बांधता है। तो एक तरफ आप चंबल देखेंगे जहाँ पूरा पानी रोका हुआ है, साफ़ पानी दिखता है, वहाँ से थर्मल पावर प्लांट यूज़ करता है। और उससे पीछे जाएंगे तो चंबल के ऊपर 5 डैम है, और हर एक डैम के ऊपर एक कोई ना कोई पावर प्लांट जो है लगा हुआ है। और अब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो चंबल पूरी गंदी दिखती है, क्योंकि पानी ऊपर रोक दिया गया तो नीचे का पानी सड़ान मारता है, वो फ्लश आउट भी नहीं होता। आगे एक धार्मिक जगह है केशवराय पाटन। तो केशवराय पाटन के घाट जो हैं वो धार्मिक घाट हैं, लेकिन अगर आप वहाँ खड़े होकर आप नहा भी नहीं सकते। उन घाटों की स्थिति जो है वो बहुत ऐसी है। और फिर उसमें बजरी का उत्खनन तो है ही। कोटा में बहुत तेज़ी से उत्खनन हुआ जब ये हाई कोर्ट ने जो है चंबल ये बनास में से बजरी निकालने का बंद किया, तो चंबल का उत्खनन ज़्यादा शुरू हुआ। तो वर्तमान में वहाँ पर बहुत माइनिंग है, सैंड माइनिंग है। लेकिन चंबल की जो ख़ास बात है वो है उसके आसपास की वाइल्ड लाइफ। हम इस विषय को लेके एक प्रदर्शनी करते थे, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑफ द चंबल करके, क्योंकि उसका एक इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम के अलॉन्ग जो है एक अलग प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। जैसे चंबल की कराइयों में आपको वल्चर्स मिलेंगे जो जो देश में बहुत जगह पे नहीं मिलते हैं। मतलब वो वल्चर्स की जो स्पीशीज़ हैं वो वहीं पर है। आपको वहाँ पर ऑटर मिलेगा जो कि गंगा में जाके कुछ कुछ जगहों पे मिलता है, लेकिन चंबल के अंदर भी वो ऑटर आपको स्लॉथ बियर आपको वहाँ देखने को मिलेगा, लेपर्ड आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो चंबल का जुड़ाव जो है 2 चीज़ों से मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, जो जो मेरी रिसर्च के अनुसार और हमारे कार्यों के अनुसार। पहला तो है वाइल्ड लाइफ, और दूसरा है रॉक पेंटिंग्स। क्योंकि चंबल के अलॉन्ग अगर आप चले जाएंगे, कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में चले जाएंगे, तो उसकी जो क्लिफ़ हैं उसके आसपास, चंबल के आसपास जो क्लिफ्स हैं, उन क्लिफ्स में मतलब आप 15,000 साल से लेकर 30,000 साल पुरानी तक पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, जो कि प्रमाण है कि चंबल के आसपास जो है प्रीहिस्टोरिक जो आदि मानव है वो उस पर रहा है। मतलब, और उसके 1-2 साइट्स नहीं है, सैकड़ों साइट्स हैं। मतलब लोगों ने 100 से ऊपर साइट्स की जो है वहाँ पर स्पॉटिंग की हुई है, जो डॉक्यूमेंटेड है, एएसआई की भी डॉक्यूमेंटेड है वो साइट्स। तो चंबल जो है वो सिर्फ पानी के लिए नहीं, मतलब चंबल के आसपास ठीक है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सरकार का इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसमें से 2 नहरें निकलती हैं, दाईं और बाईं नहर।
एक नहर राजस्थान को पानी सप्लाई करती है और एक नहर जो है वो मध्य प्रदेश को पानी सप्लाई करती है। तो सिर्फ उसको हम पानी की दृष्टि से या सिर्फ इरिगेशन की दृष्टि से ना देखें, अगर उसको इकोलॉजिकल दृष्टि से अगर हम देखें तो उसकी वाइल्ड लाइफ और कल्चरल दृष्टि से देखें तो उसके ऊपर रॉक पेंटिंग्स, और फिर हम बिल्ट हेरिटेज की दृष्टि से देखें तो उसके आसपास जो दो दो शहर हैं, कोटा और बूंदी, और आगे इंदरगढ़, और उससे आगे भी आप करौली तक चले जाइए, और उससे आगे धौलपुर चले जाइए, ये पूरा हम आर्किटेक्चर देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं आता हूँ क्योंकि हम लोगों ने कभी कोशिश भी की कि क्या इस नदी को हम जो है भाषाओं के मार्फत भी मैप कर सकते हैं क्या, कि ये जो नदी है कितनी भाषाएं बोलती होगी। मेरा ये कहना है कि कि जो लोग उस नदी के पे तट पे नहाने आते होंगे तो इस नदी का सामना कितनी भाषाओं से होता होगा, आप इमेजिन करिए। क्योंकि ये नदी निकलती है मऊ से और जाके ये जो है आपके मुरैना और उधर यूपी में जाके जो है एमपी यमुना में जाके मिल जाती है। तो अगर आप इसकी लैंग्वेज मैपिंग करें सिर्फ इस नदी की, तो आपको कम से कम 2 दर्जन भाषाएं जो है आप इसके तट पे से निकाल सकते हो। इतनी संस्कृतियाँ फिर उसी से, मतलब जो भाषा है वो घोतक है, दे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ संस्कृतियों से ही है मतलब। तो 2 स्टडीज़ थी राजस्थान में, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने जिनको भाषाओं की दृष्टि से देखा। एक तो अरावली को देखा, क्योंकि अरावली शुरू होती है कहाँ से, राजस्थान के माउंट आबू से, और ख़त्म होती है हमारे पहाड़गंज के अंदर आके, है ना। मतलब हम अभी जिस जगह बैठे हैं ये अरावली पे ही बैठे हैं, क्योंकि इधर जेएनयू के अंदर पहाड़ियाँ आपको चट्टानें बाहर निकली हुई देखेंगी, और कैंपस में सामने एक चट्टान है जो बाहर निकली हुई देखेगी, ये इसी कैंपस के अंदर। ये अरावली की ही पहाड़ी है, मतलब हमारा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पूरा ये आखिरी पहाड़ियाँ हैं अरावली की। तो अगर आप आबू से चलते हैं और यहाँ तक अगर आप आ जाते हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ आपको 2 दर्जन भाषाएं मिलेगी, है ना। तो इस विविधता के साथ में मैं चंबल को देखता हूँ, मतलब मैं सिर्फ पानी की दृष्टि से नहीं देखता उस नदी को, उसमें ये अहमियत है। बाकी ठीक है, उसकी भी एक हिस्ट्री है चंबल की, कि उसको चरमावती के नाम से जाना जाता है, कि किसी ज़माने पे वहाँ पर चमड़ा धोया जाता था तो उसका नाम इस तरीके से पड़ गया। उसको डकैतों के नाम से भी जाना जाता है, कि उस चंबल वैली के अंदर डकैतों का काफ़ी समय तक निवास रहा है, अभी भी है, मतलब इस तरह से। तो उस नदी की तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंस है और बहुत खूबसूरत नदी है। उसका ज्योग्राफी देखें तो हम अगर मऊ से लेके आखिरी तक देखें तो बहुत प्रकार की ज्योग्राफी है, कहीं बहुत चौड़ी हो जाती है, कहीं बहुत सकड़ी हो जाती है, कहीं बहुत गहराई हो जाती है, कहीं बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। मैंने उस नदी को बहुत जगह से देखा है अपनी बात की यात्राओं में, मतलब उसको ठेठ मैंने धौलपुर तक उस नदी को देखा है, मतलब 12 ज़िले से लेके और कोटा ज़िले से लेके कम से कम ये 400-500 किलोमीटर तक इस नदी को, और कई बार अलग अलग जगहों से नदी को क्रॉस भी किया है, सिर्फ कोटा में से ही नहीं लेकिन और कई इलाकों से मैंने उस नदी को नाव से क्रॉस किया है, अपने गाड़ी से भी क्रॉस किया है, ट्रेन से क्रॉस किया है। अद्भुत है। सर, आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों तक या उसके बाद भी कोटा का पॉलिटिकल कल्चरल सिनेरियो या कम्युनिटी लाइफ, लोगों के मतलब आम जीवन आपके देखने में कैसा था? देखिए, पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं हमेशा से कॉलेज टाइम से ही पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहा हूँ, हमेशा से। क्यों रहा हूँ पता नहीं, मेरा मे बी शाय नेचर रहा, रिज़र्व नेचर रहा शुरू से। तो कॉलेज में भी नेतागिरी होती थी, चुनाव के जो अध्यक्ष बनता था उसके लिए वोटिंग होती थी, तो मैं उन दिनों नहीं जाता था कॉलेज। जो आखिरी दिन होते थे 10-15 दिन, जब पूरा कॉलेज के अंदर वोटिंग का और हुदंग का माहौल होता था, मैं अवॉइड करता था, नहीं जाता था। शायद मैंने कभी वोट भी नहीं किया कभी भी किसी अध्यक्ष को। कॉलेज से निकलने के बाद में मुझे मतलब कॉलेज के समय भी जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर कुछ लोग थे जो बहुत सीरियस थे, मतलब कोटा को लेकर। उसमें मैं एक नाम लेना चाहूँगा, उनको गुजर गए अब तो, भुवनेश चतुर्वेदी जी। उनकी जो संवेदनाएं थी शहर के प्रति, वो डेवलपमेंट को लेकर जो थी वो बड़ी गंभीर थी। वो संवेदनाएं आज के पॉलिटिशियंस में नहीं दिखती। जबकि आज बजट ज़्यादा खर्च हो रहा है चंबल के ऊपर या कोटा शहर के ऊपर, सौंदर्यकरण में बहुत बड़ा बजट खर्च हो रहा है, लेकिन जो जिसको कहना ना पिल्लर वाले काम, नींव वाले काम जो भुवनेश चतुर्वेदी ने कोटा में किए, उनको वो आज अप्रिशिएट करने लायक है। मतलब
मतलब उन व्यक्ति को एजुकेशन के प्रति भी था, उनको इंडस्ट्रीज़ के प्रति भी उनकी एक समझ थी कि वहाँ पर किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए, लोगों को कैसे रोज़गार मिल सकता है, उसको भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मूल जो जैसे एजुकेशन है उसके अंदर नए नए स्कूल्स कहाँ उन्होंने अपने वो काम भी वहाँ पर हुआ। और सबसे बड़ा काम हुआ वहाँ के कलाकारों के लिए, जो शायद कोई पॉलिटिशियन तो नहीं सोच सकता, लेकिन उन व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि यहाँ के कलाकारों के लिए एक आर्ट गैलरी होनी चाहिए और ऐसी स्पेस होनी चाहिए, खूबसूरत स्पेस में होनी चाहिए। तो उन्होंने कोटा में बीच में सेंट्रल गार्डन है, बहुत बड़ा सीवी गार्डन, उसका एक हिस्सा जो है उसमें कोटा का म्यूज़ियम जो है वो एस्टेब्लिश करवाया। वो बिल्डिंग अबंडेंट बिल्डिंग थी, कभी किसी ज़माने में इनकम टैक्स उस बिल्डिंग को यूज़ किया करता था। उन्होंने उस बिल्डिंग को खाली करवा के, कि वो हेरिटेज बिल्डिंग थी, वहाँ पर कहते हैं रानियाँ आती थी, रानियों के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई थी। तो उस बिल्डिंग को खाली करा के उसके अंदर म्यूज़ियम, जो पहले की सिटी पैलेस, कोटा के सिटी पैलेस में वो म्यूज़ियम था, वहाँ से शिफ्ट करवाया। वहाँ बहुत कंजेस्टेड जगह थी, जगह नहीं थी इनफ। यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना बड़ा कंपाउंड उस म्यूज़ियम को यहाँ पर मिला। उसी के अंदर उन्होंने प्राच्य विद्या संस्थान, जो कि जिसके पास हस्तलिखित ग्रंथों का बहुत बड़ा भंडार होता है, तो कोटा की जो ब्रांच थी वो एक ऐसी बिल्डिंग में थी जहाँ से ऊपर से पानी गिरता था बारिश में, उसको भी जगह जो है इस म्यूज़ियम वाली बिल्डिंग के अंदर दिलाई। और कोटा के कलाकारों के लिए जो किया वो ये किया कि वहाँ पर ज़मीन निकाल के और पूरा खुद का फंड उन्होंने, उस समय 50 लाख रुपए उन्होंने दिए थे अपने सांसद कोटे से, वो राज्यसभा मेंबर थे। और उस समय कलेक्टर थे जेसी मोहंती, जिनको भी वो भी आर्ट के प्रति सीरियस थे। उन दोनों के प्रयास से एक बहुत खूबसूरत गैलरी, बहुत खूबसूरत जगह, मतलब भविष्य को सोचते हुए कि वो जगह ऐसी होनी चाहिए जो शांत प्रिय जगह हो, वहाँ पर है जो वहाँ पर पार्किंग की स्पेस हो खूब सारी, आसपास पूरी ग्रीनरी हो, अगर आर्टिस्ट लोग बाहर बैठे हैं तो बिल्कुल पूरा ग्रीन। तो इस पूरी जगह जो सीवी गार्डन के अंदर उन्होंने निकाल के दी और फिर गैलरी बनी, जिसके अंदर बहुत ईमानदारी से उन्होंने, जिसका सुपरविजन उन लोगों ने खुद ने किया। मतलब ऐसे नहीं छोड़ दिया कि चलो पीडब्ल्यूडी बना देगा, क्योंकि उसका पैसा पीडब्ल्यूडी को दिया था, पीडब्ल्यूडी ने कंस्ट्रक्शन कराया था। और फिर गैलरी के बन जाने के बाद उन्होंने सोचा कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाएगा, क्या कोटा वाले लोग चला पाएंगे, क्या कोटा की नगर निगम या यूआईटी चला सकती है। उन्होंने बहुत गंभीरता से सोच के उसको राजस्थान ललित कला अकेडमी को सुपुर्द किया। तो उस समय कल्चरल सेक्रेटरी थे, उनको बुलाया, पूरा सेरेमनी की। यहाँ से दो बड़े आर्टिस्ट जतिन दास और सरयू दोषी जो राइटर हैं, आर्ट क्रिटिक हैं, वो उन लोगों को उन्होंने इनवाइट कराया और विधिवत जो है उसको हैंड ओवर किया राजस्थान ललित कला अकेडमी को। तो मुझे लगता है कोटा शहर के लिए बहुत बड़ा योगदान जो है उस समय का, पर्टिकुलरली आर्ट को लेकर, क्योंकि आज हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोटा हेरिटेज सोसाइटी की एक्टिविटीज़ होती हैं, या वहाँ पर बहुत अच्छे थिएटर ग्रुप्स हैं, और तो उनके लिए एक ऐसा स्पेस जो है कोटा शहर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जैसे राजेंद्र पांचाल है, उसका अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग थिएटर ग्रुप है पैराफिन नाम से, तो उसके पास स्पेस है, उसके लिए स्पेस है, हमारे एग्जीबिशंस के लिए स्पेस, क्योंकि उसमें थिएटर भी बनाया, सोचिए उस समय उन्होंने सिर्फ गैलरी ही नहीं सोचा कि आर्ट गैलरी, बट वहाँ वो एक ओपन थिएटर भी बनवाया उन्होंने कि यहाँ पर थिएटर वाले लोग हैं वो भी अपने थिएटर प्रैक्टिस कर सकें। तो आप वहाँ पर फिल्म स्क्रीनिंग से लेकर पेंटिंग्स की प्रदर्शनियाँ, वर्कशॉप्स, टॉक्स लोगों की, थिएटर के प्रोग्राम, ये सारे करने की जगह जो है, बहुत खूबसूरत जगह कोटा के अंदर है। उसकी देखभाल जो है कभी कभी पीडब्ल्यूडी करता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। और भुवनेश जी के जाने के बाद जो दूसरे व्यक्ति जो, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स की बात की, दूसरे व्यक्ति जो संवेदनशील है उस गैलरी को लेकर, वो भरत सिंह जी हैं। भरत सिंह जी वहाँ एमएलए हैं 12 ज़िले से, और वो खुद भी कहीं फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं, बड़ौदा में एमएसडी बड़ौदा में पढ़े हैं। तो उन्होंने उस परंपरा को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो सेंसिबिलिटी है कि भुवनेश जी ने जो कंट्रीब्यूशन शहर के लिए किया वो बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, और स्पेस को ज़िंदा रखना, उसको बनाए रखना वो बहुत ज़रूरी है, ये वो जिम्मेदारी समझते हैं अपनी। तो जब भी इस गैलरी को और कभी फ़ंड की ज़रूरत होती है, चाहे वो रिपेयर के लिए या एक्सटेंशन के लिए, वो अपने सांसद कोटे से, अपने एमएलए कोटे से काम करवाते हैं, और वो भी उसी तरीके से पर्सनली उसका सुपरविज़न करते हैं जैसे भुवनेश जी। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक स्तर पे अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखता हूँ तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इन दो लीडर्स का, भुवनेश चतुर्वेदी जी का और भरत सिंह जी का, और पर्टिकुलर आर्ट एंड कल्चर के लिए ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये दोनों लोग जब भी कोटा में कोई प्रोग्राम होता था, कोई आर्टिस्ट आता था, तो खुद आके मिलते थे, खुद गैलरी में आके बैठते थे, समय बिताते थे, चाहे वो कितने ही व्यस्त हों।
लेकिन पूरा समय देते थे और भरत सिंह जी भी उस तरीके से पूरा समय उस गैलरी को देते हैं, हर किसी की बात सुनते हैं और जिस तरह से लोग सजेशन देते हैं उस तरह से गैलरी के अंदर काम होता है। तो आई थिंक पॉलिटिशियंस में ऐसी सेंसिबिलिटी हो तो उसका फ़ायदा बहुत बड़े वर्क को होता है। वो नहीं इमेजिन करते, सिर्फ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर खड़े कर देने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी बाद में सार संभाल और उसके साथ जुड़ने से जो है जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिटी लाइफ देखो, अगर आप कम्युनिटी लाइफ की बात करेंगे तो मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव जो है इस लेवल पे बूंदी शहर से है, जब आप कम्युनिटी की बात करेंगे, क्योंकि मेरा जो कम्युनिटी का जो काम जो शुरू हुआ वो कोटा से 40 किलोमीटर दूर जो है बूंदी शहर है। और यहीं से उससे पहले ज़रूर, क्योंकि मैंने जोधपुर में रूपायन संस्था के साथ काम किया, हम लोगों ने वहाँ पर एक झाड़ू के ऊपर संग्रहालय बनाया जिसकी संरचना कोमुल्दा ने सोची थी कि किस तरह से वो म्यूज़ियम होना चाहिए। तो वहाँ पर कम्युनिटी के साथ ही था, वो सारा काम जो है कम्युनिटी को लेकर ही था। लेकिन मेरा पर्सनल, अगर आप आज जो कम्युनिटी के साथ में अटैचमेंट है, तो उसके लिए मैं आपको मतलब कोटा के आसपास गाँव की मैं बात करूँगा उस समय, जो बूंदी ज़िले में भी हैं, जो बारा ज़िले में भी हैं, झालावाड़ में भी हैं और कोटा में भी हैं, मतलब 4 ज़िले हैं जिससे हमारा हाड़ौती बनता है। तो मेरा जो काम कॉलेज के बाद जो शुरू हुआ, पीएचडी के समय से शुरू हुआ, वो कम्युनिटीज़ के साथ ही काम शुरू हुआ और ये बहुत बड़ा काम है जो कम्युनिटीज़ के साथ में। अब वो काम फैल के पूरे राजस्थान में हो गया, लेकिन शुरू की बात मैं बताता हूँ तो ये 2010 9-10 की बात है, जब मैंने कुछ ओरल ट्रेडिशंस के ऊपर काम करने की प्रेरणा मिली और वो प्रेरणा कोमल कोठारी से ही मिली। मेरा वास्ता शुरू हुआ था अण्णा झरना मरु संग्रहालय से, जहाँ पर हमने झाड़ू का म्यूज़ियम बनाया। प्रेरणा कोमल कोठारी थे, जिस तरह से उन्होंने सोचा था वो म्यूज़ियम, क्योंकि झाड़ू के मार्फत वो वापस से राजस्थान के कल्चर को स्टडी करना चाहते थे। तो वो रिलेट करते थे झाड़ू का संबंध घासों से है, घासों का संबंध जो अनाज उगता है उस अनाज से है, और अनाज का संबंध जो है वहाँ की एथनो जोग्राफ़ी जिसको कहें, मतलब कल्चरल रीजन जो कहें उसके साथ में है, और उसका संबंध जो है वहाँ के कल्चर के साथ में, जिसमें भाषाएं और विविधताएं और कम्युनिटीज़ सारी आ जाती हैं। तो ये सब की स्टडी हमने इस म्यूज़ियम के दरमियान की थी, और इसमें पहली बार मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर राजस्थान की विभिन्न समुदायों से हुआ था, जिसमें दलित समुदाय हैं, जिसके अंदर पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, इसमें नॉमेडिक कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी क्राफ्ट कम्युनिटीज़ हैं उसके अंदर। तो इन सब कम्युनिटीज़ से हमारा उस समय सामना हुआ था। इसके बाद में मेरा जो काम था वो वहाँ से शिफ्ट होके कोटा वापस, जो मैं था ही कोटा से, तो वहाँ पर ही मुझे फोकलोर पे काम करने की, कुछ वहाँ की जो मौखिक परंपराएं हैं उसके ऊपर काम करने की प्रेरणा मिली। तो फिर मैंने पहला काम, एक गांव है ठीकरदा बूंदी के पास, माली जाति के लोग हैं, मालियों के साथ में वो काम करना शुरू किया। उसके बाद वो काम जो है दूसरी जाति में कंजरों के साथ शुरू हुआ, और फिर कंजरों के साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण वो काम इसलिए हो गया क्योंकि उनकी अपनी एक कोड लैंग्वेज, सीक्रेट लैंग्वेज है। तो वो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट रहा जिसमें मैंने सीक्रेट लैंग्वेज के ऊपर काम किया उनकी। तो उसमें आना जाना जो है मेरा, जो सबसे बदनाम गांव माना जाता है बूंदी ज़िले के अंदर, जहाँ लोग जाने से कतराते हैं, अवॉइड भी करते हैं, उस गांव में मैं सबसे ज़्यादा गया और उनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम बूंदी में किया। फिर यही जो विषय जो मैंने चुना अपने फोकलोर का, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च और रिकॉर्डिंग्स का, वो तेजा जी को लेकर था, तेजा जी की गाथा को लेकर। वो काम फिर कोटा के ज़िलों में, बारा के ज़िलों में, झालावाड़ के ज़िलों में, कई ज़िलों में मैंने उसको अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर, जैसे बारा में कहूँ तो सहरियाओं के अंदर जो आदिवासी लोग हैं उनमें रिकॉर्ड किया। हाड़ौती की में जो है धाकड़ जो कम्युनिटी है, जो खेतीहर हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, उनके अंदर हमने रिकॉर्ड किया उसको तमाम, आप कोई भी जातियाँ गिने हाड़ौती की, उन सभी के अंदर वो रिकॉर्डिंग जो है, मीणा और गुजरों में भी हुआ काफ़ी सारा काम, उस पूरे इलाके में हुआ। उसके बाद वो काम मुझे पूरे राजस्थान के अंदर कई जगहों पर लेकर गया। तो मैं जहाँ तेजा जी की जगह जो जन्म स्थान है वहाँ गया, तो वहाँ सिर्फ जाट ही जाट थे। तो वो काम जो है जाटों में शुरू हुआ, वहाँ पर है जो 2-3 गांव में। वो काम मुझे फिर लेके गया अजमेर के पास ब्यावर में। वहाँ वो पूरी गाथा जो है मुसलमानों द्वारा गाई जाती है।
तो वहाँ पर मुसलमानों में वो रिकॉर्डिंग हुई, वहाँ पर जो पूरा एक सीज़न, पूरा मतलब सीज़न इन द सेंस मानसून में ही वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जब मानसून में ये लोग गाते हैं। और ये तो सब प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं हैं, मतलब गांव के लोग हैं जो खेती भी करते हैं और साथ में गाते भी हैं, रात को जागरण के रूप में गाते हैं। फिर वो काम मुझे जयपुर के पास एक गांव में लेकर गया, जहाँ पर ब्राह्मण गाते हैं, जो बागड़ा ब्राह्मण है पूरा। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इस कथा को शायद ब्राह्मण या राजपूत गाते हों, लेकिन इस गांव में जब आया तो देखा कि यहाँ तो ब्राह्मण जाति के लोग हैं और वो उस कथा को पूरा गाते हैं, और बहुत बड़ा मंदिर है उनका, बहुत बड़ी मान्यता है वहाँ पर। तो इस तरह से ये काम काफ़ी बढ़ा। और उसके बाद तो मैं जिस नई संस्था के साथ रूपायन के बाद मेरा काम भाषा के साथ में शुरू हुआ, जो बड़ौदा में है जो संस्था। फिर आदिवासी एकेडमी का मुझे जिम्मेदारी दी गई, जो कि छोटा उदेपुर गुजरात के अंदर है। तो इन दोनों संस्थाओं के जुड़ने के बाद तो भाषा पे काम, आदिवासियों के साथ काम, और फिर घुमंतु और विमुक्त जातियों के ऊपर काम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। पिछले 4 साल से 5 साल से मैं सिर्फ़ और सिर्फ विमुक्त और घुमंतु जातियों पे काम कर रहा हूँ। मतलब उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, और बाकी काम सब पैरेलल चल रहे हैं। जैसे तेयाजी पे जो मेरा काम है वो चलता है, सब कुछ है। क्राफ्ट कम्युनिटीज़ हैं बहुत सारी, जिसमें छीपे हैं, खतरी हैं, उनके क्राफ्ट एडिशंस के ऊपर काफ़ी काम किया है। तो वो काम सब चलता है पैरेलली। लेकिन अभी जो फोकस बना ये वाली जातियाँ, जो घुमंतु विमुक्त जातियाँ, जिनको अंग्रेज़ों के एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो 1871 में बना, उसके अंतर्गत डालकर उनको क्रिमिनलाइज़ किया गया, और उनकी जो इमेज है वो पूरी क्रिमिनल इमेज बना दी गई। लॉर्ड मेयो ने किया। लॉर्ड मेयो ने, जो फोर्थ वाइसरॉय थे वो, और लॉर्ड मेयो थे जिन्होंने पहला जाति जनगणना करवाई, कि 1868 में शुरू हुई और 71 में आई, 1871 में। और उसी जाति जनगणना के आधार पे उन्होंने पर्टिकुलर जातियों को क्रिमिनल ट्राइब माना, और वो फिर जो है पूरे देश में आगे चलकर पूरे देश में लागू हुआ। तो जिन जातियों को हम क्रिमिनल कॉम मानते हैं आज, वो उसी एक्ट की देन है। उससे पहले इनकी कोई ट्रेसेस नहीं है। मैं उसकी हिस्ट्री में भी गया उन कम्युनिटी के, कोई ट्रेसेस नहीं मिलते जहाँ पर इनकी इमेज एज ए क्रिमिनल बनी हो। वो घुमंतु हिंदी में और वंडरिंग ट्राइब अंग्रेजी में इस तरीके से लोगों ने लिखा है, लेकिन कहीं भी उनको क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में कहीं भी नहीं लिखा उनको जो। तो उसके ऊपर काफ़ी काम जो है मेरा, तो मैं कहूँ कि आज कम्युनिटीज़ के साथ में मेरा बहुत बड़ा अटैचमेंट है। मतलब मेरा खुद का जो रिसर्च क्राफ्ट के अंदर वो कम्युनिटी स्पेसिफिक है, कि पर्टिकुलर क्राफ्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी ही करती है। फिर आप कहो कि मेरा फोकलोर का काम, उसके अंदर तो इतनी सारी कम्युनिटीज़ राजस्थान के अंदर, और अब तो गुजरात के अंदर बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर वो काम है, तो उनके साथ जुड़ाव है। और वर्तमान में क्योंकि हम 5 संस्थाएं मिल के राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में इन जातियों पे काम कर रही हैं, जो कि डिनोटिफाइड और नॉमेडिक कम्युनिटीज़ हैं। तो मैं अभी परसों ही जो है मैं बाछड़ाओं के गांव में गया था, मध्य प्रदेश में था, मंदसौर में, जहाँ पर बाछड़ाओं के बहुत सारे गांव हैं, मतलब हर गांव में उनके परिवार हैं। उससे पहले जो है मैं पारदियों में था, मध्य प्रदेश में, भोपाल में। तो ये काम काफ़ी बड़ा काम है अभी वर्तमान में, और मेरे फोकस में ये कम्युनिटीज़ इसलिए हैं कि सबसे डेवलपमेंट की सीढ़ी के ऊपर हम कहें तो आदिवासी भले निकल गए, दलित भी निकल गए, लेकिन सबसे बुरी स्थिति जो है वो इन कम्युनिटीज़ की है आज के समय। कोटा स्टोन, कोटा में वीविंग जो होती है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये एक तरीके से जीके जैसा जनरल नॉलेज जैसा सवाल है। जब कोई भी पूछता है कि कोटा किस लिए फेमस है, तो देखिए पहला तो कोचिंग का आता है, क्योंकि इतने लाखों स्टूडेंट, मतलब एक शहर के बराबर के स्टूडेंट कोटा के अंदर आते हैं, और बहुत बड़ा इकोनॉमी कोटा की जो है आज के समय कोचिंग से चल रही है। जब इंडस्ट्रीज़ बंद हुई तो कोचिंग ने कोटा को संभाल लिया। कोटा स्टोन बहुत खूबसूरत पत्थर है जो कोटा और के आसपास निकलता है। उसका एक्सपोर्ट जो है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कोटा से, उसके लिए एक बहुत बड़ी मंडी है रामगंज मंडी के अंदर, जहाँ से कोटा स्टोन एक्सपोर्ट होता है, जिसके लिए ड्राई पोर्ट बनाया है। मतलब 2 व्यापार के लिए, एक धनिये का व्यापार और कोटा स्टोन के व्यापार के लिए एक ड्राई पोर्ट भी कोटा में बना है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। कचौरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बाकी कचौरियाँ सब तरफ जाती हैं। अब तो पैकेजिंग होने लग गई, पहले तो खुले में बिकती थी, लेकिन अभी तो पैकेट्स बन के भी लोग जो हैं उन कचौरी और कहते हैं कि 10-15 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ता उनका। कोटा कचौरी है। लेकिन मेरे लिए, मैं खुद के लिए पर्सनली अगर कहूँ तो कोटा डोरिया एक ऐसा बेहतरीन टेक्सटाइल है जो हिंदुस्तान में क्या कहीं भी नहीं बनता, क्योंकि उसकी यूनिकनेस ये है कि एक तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत फाइन है,
और उसके अंदर सिल्क और कॉटन का कॉम्बिनेशन है। या तो हम कपड़े देखेंगे तो कॉटन के होते हैं या सिल्क के ही होते हैं। यहाँ पर उसका रेशो 60-40 के रेशो के अंदर, और ऐसा धागा इस्तेमाल करते हैं जो आंखों से तो दिखता नहीं है। उसका सिल्क अगर देखें तो सिल्क तो दिखता भी नहीं है आंखों से। तो वो जो बेहतरीन और करीब 3000 लूम्स केथुन में होना, इतनी तादाद में वीवर्स शायद ही हमें कहीं मिले। मतलब और क्लस्टर्स में अगर हम जाएँ तो एक ही जगह इतने सारे वीवर्स हों मुश्किल है, मतलब आज के समय के अंदर जब पूरा हैंडलूम सेक्टर कोलैप्स हो रहा है। लेकिन केथुन का टेक्सटाइल जो है वो आगे बढ़ ही रहा है। मतलब उन लूम्स की संख्या बढ़ रही है, और केथुन के अलावा 1 दर्जन और ऐसे छोटे छोटे गांव कस्बे हो गए हैं जहाँ पर वो बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और अब कोटा टूरिज़्म के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो चंबल रिवर फ्रंट बनाया है और जो अजूबे खड़े किए हैं, उनको बहुत आशा है कि कोटा जो है अब टूरिज़्म के लिए विख्यात होगा। लेकिन और मतलब बेसिकली सेल्फ़ी टूरिज़्म के लिए, क्योंकि उन्होंने 7 वंडर्स बनाए, तो वो 7 वंडर्स लोग इसलिए ले जाते हैं कि वो एक साथ 7 वंडर्स के सामने अपने सेल्फ़ी खिंचवा सकें। तो मैं कहूँगा रियल टूरिज़्म तो नहीं, लेकिन एक सेल्फ़ी टूरिज़्म शायद कोटा में जो है शुरू होगा। मतलब उसकी शुरुआत है, आने वाले समय में उसके परिमाण हमें देखने को मिलेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।